आज हम 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 उसका एक टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसमें जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो हम पहले लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और बड़ी डिटेल में। यहाँ उसने उसको शॉर्टकट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने ग्राफ थोड़ा सा ना डिटेल में नहीं बनाया, थोड़ा सा जस्ट बना के तो इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, इसमें क्या जब फेज चेंज होता है तो उस टाइम कौन कौन से इसमें चेंजेस आते हैं, यहाँ उसने वो शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। तो जैसे उसने बताया कि टेम्परेचर चेंज होता है किस दौरान, यहां आपने इस ग्राफ पे फोकस करना है, ए से बी, सी से डी। अब ये ए से बी, सी से डी और ई से एफ या ऑनवर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ ई से ऑनवर्ड लिखा हुआ, या एफ भी आप लिख सकते हो। इस रीजन में, इस ग्राफ के इस रीजन में ए से बी, सी से डी, ई से एफ, इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्रीज करती हैं। आपने इस ग्राफ में इस तरह से याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी तो ऊपर बढ़ रही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जहां पे ग्राफ बी से सी, डी से ई मींस के जो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है वहां पे जस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ए से बी जाते हुए आप ग्राफ को ऊपर लेके जा रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सी से डी तक भी ग्राफ ऊपर भी जा रहा है और राइट साइड पे भी जा रहा है। ई से एफ तक भी ग्राफ ऊपर जा रहा है और राइट साइड पे भी जा रहा है। इट्स मीन के काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो वो इंक्रीज करेगी। इसके बाद अगर इसी को आप इन्हीं सब वापस लेके आओ, इस ग्राफ को अपोजिट लेके आओ। जैसे सपोज करो यहां से अगर मैं बात करूं ई से डी तक, सी से बी तक, या आप यहां तक टेम्परेचर क्या करते हो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता क्योंकि ग्राफ जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहां एक और पॉइंट बताया हुआ है, ड्यूरिंग कूलिंग ई टू डी सी बी, ये वाले जो रीजन है काइनेटिक एनर्जी स्टेज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्यों कही गया है, उसकी वजह यह है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो यहां कांस्टेंट रहेगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, ये बात डिस्कस हो चुकी है। इसीलिए यहां काइनेटिक एनर्जी जो वो सेम रहेगी। लेकिन जब ग्राफ नीचे आता है तो तब पोटेंशियल एनर्जी जो वो डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे एफ से ई, डी से सी और बी से ए तक आते हुए पोटेंशियल एनर्जी जो वो डिक्रीज करेगी। फिर आगे उसने यहां पोटेंशियल एनर्जी को प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। अब ये हमने दो पढ़े हैं कर्व्स, एक हीटिंग और दूसरा कूलिंग। अब पहली बात उसने हीटिंग के लिए बताई है कि हीटिंग कर्व में हमने क्या स्टडी किया, बी से सी और डी से ई वाला पोर्शन, बी से सी, डी से ई वाला पोर्शन, यहां आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम रहेगी, टेम्परेचर भी सेम रहेगा। यही बात उसने बताई है। इवन आप हीट भी अप्लाई कर रहे हो, वो हीट जो आप अप्लाई कर रहे हो वो बेसिकली कहां यूटिलाइज हो रही है, ये दो, यहां पे ये वाला रीजन बी से सी और डी से ए वाला, ये दोनों रीजन ऐसे हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिक्रीज करने में हीट यूटिलाइज हो जाता है। इसलिए हीटिंग कर्व में जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हो तो बी से सी और डी से ई, बी से सी और डी से ई काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। फिर आगे सी से बी, ये आपने रिवर्स इसी को लेके आना है। जब कूलिंग ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ जो है वो आप रिवर्स लेके आओगे, ई से डी, ई से डी या सी से बी, यहां भी आप जब कूलिंग कर रहे होते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। उसकी वजह यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाता है। ये बात मैं कर रहा हूं कूलिंग कर्व की। और काइनेटिक एनर्जी इस फेज में सेम रहती है। कौन से फेज में, ई से डी, ये वापस आते हुए मींस के आपके पास कोई गैस है, उस गैस को आपने लिक्विड में चेंज करना है तो उसका टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे। टेम्परेचर डिक्रीज आप कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो नहीं रहा, हीट कम कर रहे हो, कूलिंग कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि वो यूटिलाइज हो जाएगी टू इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, ये पुराना ही टॉपिक है, उससे रेलिवेंट था कुछ डाटा। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। आज हम सिर्फ एवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एवेपोरेशन के बारे में एक क्वेश्चन भी आता है जो यहां मैंने मेंशन भी किया है, लेकिन एवेपोरेशन को थोड़ा शॉर्टली थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या ऐसी चेंजेस आती हैं। यहां सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं
एवेपोरेशन उनकी होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में चेंज हो जाए मींस के वो एवेपोरेट हो रहे हैं। अब जो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं कि वो गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एस्केप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, गैस के अंदर। तो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, सरफेस मॉलिक्यूल्स गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप इनटू द गैस, के लिक्विड के मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी गेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और वो गैस में चेंज हो जाते हैं। अब ये एनर्जी आती कहां से है? और एक और बात इसमें बड़ी स्पेशल जो डिस्कस करनी चाहिए कि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल जो टॉप पे होंगे सरफेस पे, उनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी होगी, देन वो किस में चेंज होंगे, लिक्विड से गैस में चेंज होंगे। और जो एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल गेन करते हैं वो कहां से करते हैं, सराउंडिंग से। तो ये दो बातें मैंने यहां मेंशन की है कि सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, एवेपोरेशन में टेक पार्ट करेंगे। आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि ओनली लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे मौजूद होंगे उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो गैस में चेंज होंगे, बाकी मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फिर मैंने ये बताया कि ये एनर्जी कहां से गेन करते हैं, सराउंडिंग से। एनर्जी कम्स फ्रॉम सराउंडिंग मेकिंग देम द कूलर, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। जिससे जो एनर्जी सराउंडिंग से वाटर के मॉलिक्यूल या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इसीलिए लिखा है मेकिंग कूलर। तो इसीलिए एवेपोरेशन का प्रोसेस एक कूलिंग प्रोसेस है। अच्छा, फिर एक और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पॉइंट से रेलेवेंट भी कि एवेपोरेशन का प्रोसेस एनी टेम्परेचर पे हो रहा होता है। मैं इस तरह से कह सकता हूं, एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर जो है वो 100 पे बॉयल हो रहा है, लेकिन आप एवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से भी कम पे आप कर सकते हो। मींस के एनी टेम्परेचर पे एवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, वो स्टॉप नहीं होता, इवन टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर से कम है। फिर एक और चीज के ये इससे रेलेवेंट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर टेम्परेचर आप जितना ज्यादा करोगे तो एवेपोरेशन की स्पीड फास्ट हो जाएगी। इसको मैं ऐसे भी याद रख सकता हूं कि एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। एवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। उसकी रीजन यह है कि जैसे आप हीट अप्लाई करते हो या सराउंडिंग से वाटर के मॉलिक्यूल हीट जितनी ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा फास्ट हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स बड़े शॉर्टली मैंने यहां डिस्कस किए हैं और बुक में इससे थोड़ा लेंथी लिखे हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये एक बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवेपोरेशन के टॉपिक से रेलेवेंट। अब एवेपोरेशन, इसमें यहां एक ये बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल द बॉडी। जो पसीना है वो आने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन क्यों हो जाता है? तो उसकी रीजन ये है कि बेसिकली जो स्वेट है, पसीना है, उसके मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को इसलिए कूल डाउन करते हैं क्योंकि स्वेट के मॉलिक्यूल, जो पसीना है उसके मॉलिक्यूल सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, एक तो सराउंडिंग से, और मेन चीज हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कहां से? स्किन से। स्किन जो है वो क्या करती है, हमारी अपना एनर्जी जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करती है। ये लिक्विड स्वेट के मॉलिक्यूल, जो पसीना है उसके मॉलिक्यूल जो हैं वाटर की फॉर्म में, वो स्किन से या हमारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेंगे। अब जब हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या फील होती है, कूलिंग। और इसी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने पसीने के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, उन्होंने हमारी बॉडी का टेम्परेचर एब्सॉर्ब कर लिया। अब बॉडी का टेम्परेचर एब्सॉर्ब हुआ मींस कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। वो हीट एनर्जी जो स्वेट के मॉलिक्यूल है, स्वेटिंग है, वो अपने साथ लेके एवेपोरेट हो जाएगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एवेपोरेशन की कुछ एग्जांपल्स बुक में डिस्कस की गई हैं। जैसे जो कपड़े हैं उनको ड्राई करने का प्रोसेस जो है वो एवेपोरेशन है। और एवेपोरेशन जैसे कि हमने पढ़ा कि एनी टेम्परेचर पे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो जिस तरह से आप सर्दियों में कपड़े खुश करने के लिए किसी लाइन पे लटकाते हो तो उस कपड़े जो है वो टाइम लेते हैं ज्यादा
खुश्क होने में ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन गर्मियों में इतना टाइम नहीं लगता। उसकी रीजन यही वाली है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा फास्ट होता है, तो क्लॉथ जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद लेक्स एंड रिवर्स, ओशियंस, कैनाल्स या वाटर बॉडीज जो भी हैं, उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास टेम्परेचर अगर बाकी एरिया से टेम्परेचर कम होता है, और उसकी रीजन भी एवेपोरेशन है, क्योंकि लेक्स एंड ओशन के जो वाटर है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वहां टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है बाकी एरिया से। इसी तरह से स्वेट एवेपोरेशन, ये हमने अभी यहां डिस्कस किया कि अगर किसी बंदे को स्वेटिंग होती है तो वो एक कूलिंग प्रोसेस है। अच्छा, इससे रेलेवेंट ना, एवेपोरेशन से रेलेवेंट मैंने बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मेंशन किए हैं, जो कि मैंने ये 3 पॉइंट्स बताए हैं, इनसे रेलेवेंट तकरीबन बनते हैं। जैसा लिखा हुआ एवेपोरेशन कैन अकर्स एट, मैंने आपको बताया था एनी टेम्परेचर, तो यहाँ एनी टेम्परेचर वाला कौन सा ऑप्शन है? एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मींस कि बॉइलिंग पॉइंट से कम भी टेम्परेचर हो तो एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। सिर्फ ओनली एट बॉइलिंग, ऐसी बात नहीं है, बॉइलिंग पे भी होता है, लेकिन बॉइलिंग से कम पे भी हो जाता है एवेपोरेट कोई भी लिक्विड। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सिर्फ करेक्ट नहीं है। ओनली बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से कम भी नहीं, एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पे ये क्या कर सकता है? एवेपोरेट कर सकता है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाता है, 0 से कम पे भी हो जाता है। तो क्योंकि मैंने अभी बताया कि एनी टेम्परेचर पे एवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, तो बेस्ट ऑप्शन इसका सी है। एनर्जी ऑफ एवेपोरेशन कम्स फ्रॉम, ये बात हमने यहां पढ़ी है, एनर्जी कम्स फ्रॉम सराउंडिंग, तो यहां सराउंडिंग वाला ऑप्शन बी है। लिक्विड के पास अपनी इतनी एनर्जी वो नहीं होती कि वो काइनेटिक एनर्जी उनके पास इतनी नहीं होती कि वो एवेपोरेट कर दे। वो एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सराउंडिंग से, एनी सोर्स। सिर्फ एयर से नहीं करते, कहीं से अगर नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, नो वेयर, अगर कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो वो एवेपोरेट नहीं होंगे। अच्छा, आखिरी एमसीक्यूज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन, ये इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज है। जैसे मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा? फास्ट होगा, फास्ट एवेपोरेशन। यहां मैंने बताया कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा एवेपोरेशन का प्रोसेस या वो भी इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज ये वाला ऑप्शन। तो इस तरह के बड़े शॉर्ट और सिंपल से एमसीक्यूज आते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा से ये पॉइंट्स अगर सही से याद कर लिए तो ये बड़े इजी हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बॉइलिंग पे होगा, और ये जो पोर्शन है इसके 2 लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व से रिलेटेड, और मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक भी भेज दूंगा, तो आप लोग काइंडली वहां से जाके चेक भी कर सकते हैं।